अब हम बात करेंगे रिएक्शंस के बारे में ही, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। तो now we are going to study chemical reactions on the basis of absorption of energy and evolution of energy. So इस बेस पर जब हम बात करते हैं तो आप दो मेन उनकी बात करते हैं। एक को हम बोलते हैं we call it exothermic energy और दूसरे को हम बोलते हैं we call it endothermic energy। ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये जो है एवोल्यूशन ऑफ हीट जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं। आपको याद होगा मैंने शुरू में ही आपको बताया रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता जो है ये बहुत सारी चीज़ों से लग जाता है। क्योंकि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन का होना जो है ये बहुत सारी चीज़ों से पता लगता है। जैसे कलर चेंज हो जाता है, जो भी आपने सब्सटेंस लिया हुआ है उसका कलर चेंज हो जाएगा या उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो सकता है, टेस्ट चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकती है, आपको गैस इवॉल्व होते हुए दिख सकता है किसी केस में, है ना। तो रिएक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों से पता लगता है। प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। किसी केस में प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो सकती है, आपको पता लग जाता है कि भाई रिएक्शन हुआ है। अगर इसमें आप एक छोटी सी एग्जांपल लेकर आप समझ सकते हैं, मैंने पीछे भी आपको ये बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स दी हुई हैं। आप सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेते हो, सोडियम क्लोराइड मिक्स करते हो तो वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। A white precipitate of silver chloride is formed, and when barium chloride solution is mixed with sodium sulfate solution, a white precipitate of barium sulfate is formed। ठीक है, तो precipitation हो सकती है, पता लगता है कि भाई रिएक्शन हो गया। एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है। आप देखते हैं कई रिएक्शंस में बबल्स की फॉर्मेशन होती है, बबल्स बनते हैं। बबल्स जो होते हैं वो ये शो करते हैं कि कोई गैस बन रही है जो बाहर की तरफ निकल रही है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कलर चेंज हो जाता है। रस्टिंग एक ऐसा फिनोमेना होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। उसमें ब्राउन कलर की लेयर जो है ऊपर की तरफ बन जाती है, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। तो कलर चेंज हो जाता है। चेंज इन स्टेट चेंज हो जाता है। अगर वैक्स का पीस है आपके पास तो आप देखोगे वो मेल्ट हो जाएगा, स्टेट चेंज हो गया। पेट्रोल अगर आप उसको ओपन छोड़ देंगे तो आप उसके वेपर्स निकलते हुए आराम से देख सकेंगे। साइड से आप देखेंगे अगर ध्यान से तो आपको पता लग जाएगा कि वेपर्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। तो स्टेट भी चेंज होती है केमिकल रिएक्शन में। चेंज इन टेम्परेचर, ऐसे ही चेंज इन टेम्परेचर जिसके बारे में मैंने बात करनी शुरू की थी, वो भी कुछ इसी तरह का कंसेप्ट है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आइदर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, आइदर हीट इज यानी कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एंड इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड this is known as endothermic reaction. This type of reaction is known as endothermic reaction. Okay, in this case energy is absorbed. Let us take an example. We can have so many examples, है ना। बहुत सारी examples बहुत सारी examples हमारे पास हो सकती हैं endothermic reaction की, exothermic reaction की। endothermic reaction में बहुत सारी examples आप दे सकते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की ज़रूरत होती है, हम उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स में हम एक कॉमन एग्जांपल मैं उसके बारे में सोच रहा था तो मैं इसीलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। एक कॉमन आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन का, और वो है फोटोसिंथेसिस। आपने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक कॉमन एग्जाम्पल है आपके पास
जिसमें जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इन दिस केस, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि एंडोथर्मिक है फोटोसिंथेसिस। कैसे पता लगता है? इसमें क्या होता है, आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि पेड़ पौधों को, प्लांट्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। सनलाइट की हेल्प से, सन से मिलने वाली एनर्जी, सोलर एनर्जी की हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज में। तो हम इसको बोलेंगे ये एंडोथर्मिक एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन का मैंने एग्जांपल आपको दिया, क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाई इज इट सो? आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाती है, ब्लड में वो एब्जॉर्ब होती है। ओके, फिर क्या होता है, फूड जो आपने कंज्यूम किया होता है वो उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी जो है हम इस्तेमाल में लाते हैं अपने शरीर, हमारा शरीर जो है इस्तेमाल में लाता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इसमें एनर्जी रिलीज हुई और वो ज़रूरी थी ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। तो एंडोथर्मिक की बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने जैसा आपको बताया, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार आपको क्वेश्चन में आता भी है कि व्हाई इज फोटोसिंथेसिस एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो आपको वो एक्सप्लेन करना होता है। इसके अलावा बहुत सारे कॉमन, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन, कुकिंग, और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स, ये आप इनको एंडोथर्मिक जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया रेस्पिरेशन का। इसके अलावा बहुत सारी और एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, एक्सप्लोजन्स, न्यूक्लियर फिजन, ये सब जो हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी अभी मैंने एक बोला रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन पे मुझे याद आया, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो आपको पता लग चुका है अब तक। इज ऑक्सीडेशन एन एक्सोथर्मिक और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं, ऑफनली इट हैज बीन नोटिस्ड, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ऑक्सीडेशन is exothermic in nature. So you can have an example, say carbon, कोल या कोक या चारकोल की फॉर्म में कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में हीट भी लिबरेट होती है। तो हीट लिबरेट हुई तो ये है आपका क्या, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये मुझे अभी याद आया क्योंकि मैंने आपको बताया कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो भी जो है वो ऑक्सीडेशन है। आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करने को आ जाए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका पहला पॉइंट क्या हो सकता है, नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो रिएक्शन है दैट इन विच द सिस्टम एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, मैं आपको एक बात मैंने पहले भी बोली और अब फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अपने साथ एक पेंसिल और एक नोटबुक ज़रूर रखा कीजिए, ज़रूर नोट करते जाया कीजिए। कई पॉइंट्स नहीं लिखे जा रहे होते हैं लेकिन वो बोले जा रहे होते हैं और वो आपको नोट करने ही चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच द सिस्टम एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, सो दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन is that process where a reaction releases energy from the system in the form of heat. Okay, तो एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, रिएक्शन, it is a reaction in which the system absorbs energy from its surrounding in the form of heat, और एक्सोथर्मिक में
रिलीजेस एनर्जी टू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां पर रिलीज हो रहा है। आप देखिए यहां पर लिखा है एक्सो, एक्स वर्ड से आपको एग्जिट याद आता होगा, बाहर निकलना। तो यहां पर भी एक्सोथर्मिक में प्रोसेस में सिस्टम में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हीट की फॉर्म में बाहर की तरफ निकल जाती है एनवायरनमेंट में। खैर दूसरा आप देखते हैं, द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द रिएक्शन। जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स एनवायरनमेंट, ये भी आपको मैं बता चुका हूं। और एनर्जी मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसमें भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है। अब आपकी बात आती है एग्जाम्पल्स की। मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिया, उसमें सबसे मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो कॉमन एग्जाम्पल आपके हमारे लाइफ में हम जानते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन, कुकिंग, ये सब जो है इसमें आ सकते हैं। और एक्सोथर्मिक में मैंने आपको एग्जांपल दिया रेस्पिरेशन की, और इसके अलावा मैंने आपको बताया रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन के अलावा फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, एक्सप्लोजन्स, न्यूक्लियर फिजन, ये सारे जो हैं न्यूक्लियर फिजन, ये सारे जो हैं दीज आर एक्चुअली एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। एक्सोथर्मिक ये इनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है। आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आया होगा। और इसमें मेनली आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। आप यू पीपल आर इन 10th क्लास एंड आई एम श्योर दैट यू पीपल माइट बी नोइंग अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, बट that was not the reason for me to make this video. The reason was I wanted to inform you whether oxidation should be considered an exothermic reaction or an endothermic reaction. And while describing exothermic reaction and endothermic reaction, I tried to clear you that oxidation is actually, in most of the cases, mostly it is exothermic in nature, because heat is evolved in this process. And to clear my to justify my point of view, I give you an example of carbon and oxygen. I told you that coal burns in the presence of oxygen to give carbon dioxide, and when coal burns in the presence of oxygen to give carbon dioxide, heat is released. So there is another very interesting concept which can clear your doubts about endothermic and exothermic reaction, and a very interesting fact. And the fact is, fire is hot. So why is fire hot? Why is fire hot? Do you know this answer? तो आग का जलना दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। सपोज करिए ये आपके पास फ्यूल है, ये फ्यूल है आपके पास, ओके, ये फ्यूल है, और आप क्या कर रहे हैं, आपको इसको बर्न करना है, आप इसको हीट करेंगे। तो आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको लगातार ये कोई फ्यूल है जो मैंने आपको बताया, ये सपोज करिए ये फ्यूल है और आप इसको गर्म करेंगे। इसके जलने के लिए इसका गर्म होना ज़रूरी है, ओके। तो आप क्या करेंगे, इसको इनिशियली आप इसको गर्मी प्रोवाइड करेंगे। तो आप गर्मी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो देखिए, आप इसको हीट कर रहे हैं, आपने इसको हीट करना शुरू किया, थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये फ्यूल जो है ये बर्न करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ये कोल है, आपने पहले इसको हीट प्रोवाइड की। तो जब आपने इसको हीट प्रोवाइड की, ये गर्म होना शुरू हुआ। जैसे ही इसने इग्निशन टेम्परेचर जिसको हम किंडलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर को अचीव किया, इट स्टार्टेड बर्निंग, ओके। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आप लगातार इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और थोड़ी देर में क्या होने वाला है, ये कोल जलने लग जाएगा और फिर ये हीट आपको प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, और ये हीट जब प्रोवाइड करना शुरू करेगा, जब इससे हीट एटमॉस्फेयर में जाना शुरू होगी, तो ये एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है, यहां तक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और यहां तक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यस सर नो, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और अब थोड़ी देर के बाद इसने आपको हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देना, ये एक्सोथर्मिक हो गया। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, आप इसको
हीट प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि इसके जो बॉन्ड्स हैं, ओके, ये टूट सकें। इसके बॉन्ड टूटेंगे तभी ये नए बॉन्ड्स बनाने का काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं, हीट अक्सर तब रिलीज होती है जब नए बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो पहले आपको हीट प्रोवाइड करनी है ताकि बॉन्ड्स टूटें, और फिर ये हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देगा क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ नए बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। तो जब बॉन्ड पुराने तोड़ने होते हैं तो हीट प्रोवाइड करनी होती है। यहां पर मैं हीट आप इसको प्रोवाइड करूंगा तो हीट, इसके जो बॉन्ड्स हैं ये टूटना शुरू होंगे, और फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन शुरू होगी, और आपको पता लग जाएगा कि हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज होना शुरू हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि नए बॉन्ड्स जो हैं बनना शुरू हो गए। तो कार्बन को आपने बर्न करना शुरू किया, पहले हीट करना शुरू किया, आपने हीट करना शुरू किया ताकि वो इग्निशन टेम्परेचर को अटेन करे, अचीव करे, और फिर वो बर्न करना शुरू कर जाए। तो जब तक उसने इग्निशन टेम्परेचर को अटेन किया, अचीव किया, तब तक ये एंडोथर्मिक प्रोसेस थी। और उसके बाद क्या हुआ, जब इसने हीट रिलीज करना शुरू कर दिया तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। तो याद रखिए, जब पुराने बॉन्ड तोड़ने होते हैं तो हीट देनी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। इस केस में भी ऐसा ही होगा। और फिर जब नए बॉन्ड बनेंगे, जैसे ऑक्सीजन के साथ यहां पर नए बॉन्ड बनेंगे, तो ये प्रोसेस जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की कि आपको ये टॉपिक जो है ये थोड़ा अच्छे से समझ आए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते, लाइटली लेना भी नहीं चाहिए। तो आगे चलते हैं। अब पीछे तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ पीछे पढ़ा, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितना सिंपली हमने सिंपल तरीके से हमने पढ़ लिया, एक्चुअली वो इतना सिंपल होता नहीं है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो आपको याद होगा, मैंने पीछे आपको वाटर के बारे में बताया था, किस तरह से उसका डिकम्पोजिशन जो है वो हम करते हैं, है ना। जिसको मैंने आपको बताया था, उसको वी कॉल इट इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जितने सिंपल तरीके से हमने समझ लिया, वो उतना सिंपल होता नहीं है। उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक फिगर आप देख रहे होंगे। तो जब कभी आपको सपोज करिए वाटर को उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको सिंपल वाटर नहीं लेना, आपको एसिडिफाइड वाटर लेना है। ओके, आपको एसिडिफाइड वाटर लेना है। एसिडिफाइड वाटर का मतलब क्या है? एसिडिफाइड वाटर का मतलब है यू हैव टू टेक वाटर विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। So that means you have to add sulfuric acid. You have to take water with sulfuric acid. Okay? इसको हम कहते हैं acidified water. So सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें जब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करनी हो, हमें एसिडिफाइड वाटर लेना पड़ता है। एसिडिफाइड वाटर की हेल्प से ही आप इलेक्ट्रोलिसिस जो है वाटर की कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन होना चाहिए कि एसिडिफाइड वाटर क्यों नॉर्मल वाटर हम यूज में नहीं ला सकते? तो उसका आंसर ये है, वाटर को एसिडिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्स्टली द आयंस प्रोवाइडेड बाय द एसिड, दे ग्रेटली इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर वो आराम से हो जाता है, स्मूथली हो जाता है, और उसका रेट जो है बढ़ जाता है। ठीक है। और सेकेंडली इसमें क्या होता है, एसिड जो है H पॉजिटिव आयंस की प्रोवाइड करता है हमें, H पॉजिटिव आयंस विच रिएक्ट फॉर्मिंग हाइड्रोजन एट द कैथोड। ओके, तो मैं फिर से आपको एक चीज़ बता दूं, जब कभी आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है वाटर की, तो आपको नॉर्मल वाटर नहीं लेना है, आपको एसिडिफाइड वाटर लेना है। और आपको एक और बात बता दूं, ये
केमिस्ट्री लैब में ही आपके स्कूल में पॉसिबल है, घर में करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, ठीक है, दिस इज टू डेंजरस। सो एसिडिफाइड वाटर इज यूज्ड फॉर टू रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज the ions provided by the acid, they greatly increase the electrical conductivity of water, and this allows the decomposition of water to occur at a much increased rate. And secondly, what happens? The acid provides H positive ions which react forming hydrogen at the cathode. तो दो बातें मैंने आपको बताया। एसिडिफाइड हम इसको इसलिए करते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर की बढ़ जाए और आपको रेट ऑफ जो रेट है उसका डिकम्पोजिशन का वो तेज़ हो जाए, और दूसरी बात इसके कारण आपको H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं जिसके कारण कैथोड पे आपको हाइड्रोजन जो है मिलता है। खैर, अब देखते हैं, ये आपने एसिडिफाइड वाटर ले लिया और ये आपने दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर लगा दिए। एक को आपने एक जो है आपने कहा कैथोड है ये, और दूसरे को आपने एनोड बोला, ठीक है जी। तो कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं वी कॉल इट कैथोड, एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। और ये दोनों यहाँ पर कार्बन के बने हुए हैं, एक कार्बन कैथोड है और ये कार्बन एनोड है, और आपने इसको एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। ये देख लीजिए, इसकी कनेक्शन को देखिए, नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, ओके। और वाटर इसमें आपने ले लिया हुआ था इस बीकर में, और इसके अलावा तो एसिडिफाइड वाटर आपने लिया हुआ है। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये क्लैम्प स्टैंड बोलते हैं इसको हम, और ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, ओके। और इनको इस तरह से अरेंज कर दिया, देख लीजिए आप, इस टेस्ट ट्यूब को में ये वाला इलेक्ट्रोड है और इस टेस्ट ट्यूब में ये वाला इलेक्ट्रोड है। और अब आपको क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ, यू हैव टू पास करंट। अब सिंस ये एसिडिफाइड वाटर है तो इसकी आयनाइजेशन जो है वो तेज हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के दौरान जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो आप देखोगे एक गैस जो मैंने आपको बताया कैथोड की तरफ हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाएगी, और एनोड वाले जो टेस्ट ट्यूब है वहां पर ऑक्सीजन गैस जो है वो इकट्ठी हो जाएगी, ओके। इसको हम बोलते हैं वोल्टामीटर, we call it voltmeter, okay, and this arrangement is known as voltmeter. This is voltmeter for electrolysis of acidulated water. आपने एसिडिफाइड वाटर लिया, एसिडुलेटेड वाटर लिया, और आपने क्या किया, उसमें से करंट पास की, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या हुआ, जो कैथोड है वहां पर आपको याद है ना, वाटर था, ये दिस वाज वाटर, ओके, ये वाटर था, ओके। वाटर में एक तरफ हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर। ये क्या है, दिस इज कैथोड, ये कैथोड है। और जो एनोड वाली जो टेस्ट ट्यूब थी वहाँ पर जाकर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई। तो इस तरह से ये मैंने जो अभी आपको बताया, ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है किसकी, वाटर की। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, ये उतना सिंपल नहीं था जितना सिंपल हमने लेक्चर के दौरान पढ़ लिया है। ये इतनी एक छोटी सी अरेंजमेंट है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसलिए ये भी हमें पता होना बड़ा ज़रूरी है। सो व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या होता है, अब हम ये देख लेते हैं। कोरोजन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर टू द मेटल्स। क्या होता है, कभी कभी क्या, ये बड़ा ही कॉमन प्रोसेस है। मैं आपको बताऊं, कोरोजन एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है हमारे आसपास। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं हर दिन देखते हैं, हर दिन सैकड़ों ऐसी बातें हमारे आसपास होती हैं जो ये बताती हैं कि हमारे आसपास एक स्पेशल केस ऑक्सीडेशन का चलता है जिसको हम कोरोजन बोलते हैं, वी कॉल इट कोरोजन। सो कोरोजन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन, ओके, यू कैन कंसिडर इट oxidation. So what is it? It is basically the slow destruction of metals by the action of moisture and air. Okay, by the action of moisture and air, and you can define it as the slowly eating up of metals due to the attack of the gases around us, such as oxygen,
hydrogen sulfide, carbon dioxide, water vapor, and so on. There are several gases around us because we know air is a mixture of gases. Since air is a mixture of gases, so we are surrounded by several gases. And most of these gases, they attack, not most of, a few of these gases, they attack metals around us. Okay, जो हमारे आसपास metals हैं उन पर इनका अटैक होता है, और क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये metals जो हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, डैमेज इनको पहुंचता है, पर्टिकुलरली इनके सरफेस पर. So what happens in this case? The metal reacts with the gases around it, okay, and forms a layer of metal oxide. So let us take an example. For example, एक कॉमन सा मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ. हमारे आसपास आयरन के बहुत सारे पीसेस होते हैं, आपको पता ही है. बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो आयरन की होती हैं, और अक्सर इन आयरन की चीज़ों को संभालने के लिए हम अलग अलग तरह से कभी इनको पेंट करते हैं, कभी इनकी ग्रीसिंग और ऑयलिंग की जाती है. और एक और फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक जिंक की लेयर लगा दी जाती है ताकि वो रस्ट ना हो सके. ठीक है, ताकि आयरन जो है वो रस्ट ना हो सके. तो आयरन हमारे आसपास जो मौजूद होता है वो अक्सर ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कारण, किसके कारण, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कारण, मतलब ये है कि आयरन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होता है, ये मतलब सपोज करिए मैं आपको बताऊं, आयरन जो है यहां पर मैं एक्स पार्टिकल्स ले लेता हूं, मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं इसके वाटर के. ओके, आयरन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर वेपर की प्रेजेंस में एक लेयर बनाता है, ओके, इसको वी कॉल इट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. हमारी डे टू डे लाइफ में हम इसको रस्ट के नाम से भी जानते हैं, वी कॉल इट रस्ट. वैसे ये क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, एक्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो वी कॉल इट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एंड डे टू डे लाइफ में वी कॉल इट रस्ट. तो क्या होता है, आयरन जो हमारे आसपास मौजूद होता है उसकी रस्टिंग होती है. ये इसको आप बैलेंस करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा ये. ओके, आप देखेंगे कि हमारे आसपास जो आयरन मौजूद होता है उसकी रस्टिंग होती है, ऑक्सीजन उस पर अटैक करता है, मॉइस्चर उस पर अटैक करता है, और उसके कारण किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होती है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में हम लोग इसको रस्ट के नाम से जानते हैं. ऐसे ही एक और एग्जांपल है कॉपर की. कॉपर जो है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड भी अटैक करता है, उस पर ऑक्सीजन भी अटैक करता है, उस पर वाटर भी अटैक करता है. ये सब जो हैं इस पर अटैक करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, आप देखेंगे बड़ा एक कॉमन प्रोसेस है, आपने बड़ी बार ये चीज़ देखी भी होगी. एक ग्रीन कलर की कोटिंग जो है कॉपर के ऊपर आ जाती है. कॉपर के बर्तन हम लोग यूज़ में लाते हैं, या कॉपर की बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास यूज़ में आती हैं, तो आप देखेंगे थोड़े समय के बाद क्या होता है, उनके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है. तो मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन ही है जिसको हम कोरोजन के नाम से जानते हैं. इसमें क्या हो रहा है, कॉपर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर अटैक कर रहे हैं. किसकी फॉर्मेशन के लिए, दे फॉर्म कॉपर कार्बोनेट. बट दिस इज नॉट the ordinary copper carbonate. This is not the ordinary copper carbonate. This is basically, this is actually basic copper carbonate and it is green in color. फेरिक ऑक्साइड के लिए मैं बता दूं, आपको पता होगा, ये तो ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, ये ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, जबकि ये जो है ये ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, ग्रीन कलर का होता है ये. ठीक है,
मैं रिपीट कर दूं आपको, यहां पर कॉपर जो है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर तीनों अटैक करते हैं कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन ये साधारण कॉपर कार्बोनेट नहीं है, ये बेसिकली ये एक्चुअली एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। ठीक है, तो इस तरह से। और एक कॉमन एग्जांपल सिल्वर, सिल्वर जो है H2S के अटैक के कारण उसमें कोरोजन होना शुरू होती है। ठीक है, H2S के अटैक के कारण क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। ये ब्लैक कलर का कंपाउंड है। तो सिल्वर सॉलिड फॉर्म में है, H2S गैशियस फॉर्म में, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है Ag2S जो कि सॉलिड फॉर्म में ही होगी, वो आपको पता ही है। और इसके अलावा यहां पर एक गैस रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो ये है, ये मैंने किसके बारे में बताया, आई जस्ट डिस्कस्ड कोरोजन, वी जस्ट डिस्कस्ड कोरोजन, हमने अभी अभी कोरोजन को डिस्कस किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ रहा है। तो हमने कोरोजन के लिए 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस की। एक एग्जाम्पल है आयरन की, आयरन में किस तरह से कोरोजन होता है, दूसरा कॉपर में, और ये तीनों ही बड़ी पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो है ये भी ऑक्सीडेशन की एक टाइप है, लेकिन ये किस तरह की ऑक्सीडेशन है वो आप देखें। इसमें आपने अक्सर एक चीज नोटिस की होगी, हमारे आसपास कई चीजें मौजूद हैं जो उनकी ऑक्सीडेशन तो होती है, जिसको आप रस्टिंग का नाम देकर पीछे आपने बताया कि वो कोरोजन होता है, लेकिन हमारे आसपास जो खाने वाली चीजें पड़ी होती हैं, जो एडिबल सब्सटेंसेस हैं, वो भी अक्सर जो होता है, जैसे आप बाजार से चिप्स लाते हैं और अगर कई बार आपको वो स्टेल लगते हैं, ऐसा लगता है कि अलग तरह की उसमें स्मेल आती है। ठीक है ना, आपको आप बाज़ार से जब चिप्स लाते हैं या कोई भी स्नैक्स लाते हैं तो आप देखते हैं उसका पैकेट जो है फूला हुआ होता है। वो पैकेट फूला हुआ होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ गैसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। ये गैसेस ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं, वी कॉल देम एंटीऑक्सीडेंट्स, वी कॉल देम एंटीऑक्सीडेंट्स। Antioxidants, what are antioxidants? Antioxidants are the chemicals, the substances which do not allow those edible substances to oxidize. उनको ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, उनमें ऑक्सीडेशन का फिनोमेना नहीं होने देता है। इनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अक्सर चिप्स जो होते हैं और स्नैक्स जो होते हैं उनकी उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। नाइट्रोजन खुद भी उन जो स्नैक्स हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते और इस तरह से वो सेफ रहते हैं। और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए जो है और बहुत सारे तरीके हम डे टू डे लाइफ में घरों में यूज़ में लाते हैं। हम वैक्यूम पैक्ड पैक्स का यूज़ करते हैं, वैक्यूम वो डब्बे होते हैं जो, उनका यूज़ करते हैं, जिनको हम एयर टाइट कंटेनर्स कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे नाइट्रोजन मैंने आपको बताया, वैसे ही एक है BHA जिसको बोलते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनाजोल। ठीक है, और एक और होता है जिसको बोलते हैं BHT, इसको हम बोलते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। तो मैं बता दूं पहले BHA का होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। और दूसरा है BHT होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ओके, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो खैर हम फिर से मुद्दे से भटक गए। टॉपिक था रेंसिडिटी।
अक्सर क्या होता है, फूड सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनमें ऑयल यूज़ हुआ होता है, मिल्क सब्सटेंसेस या ऑयल सब्सटेंसेस अक्सर, या बटर सब्सटेंसेस मतलब बटर वगैरह यूज़ हुआ होता है, तो उनमें क्या होता है अक्सर वो ख़राब हो जाती हैं because of oxidation. The spoilage of food by oxidation. Here the spoilage of food because of oxidation takes place. And it smells differently and it taste changes. उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसका स्मेल जो है बड़ा अलग तरह का हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? ये रेंसिडिटी के कारण होता है। मैं बता दूं फिर से, रेंसिडिटी भी एक किस्म की ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है। एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस की कांटेक्ट में आने के कारण फूड जो है उसकी रेंसिडिटी होती है। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, दिस इज नोन एज रेंसिडिटी। इसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। अक्सर जब फूड जो है वो एयर के कांटेक्ट में आता है, उसमें मौजूद ऑयल, उसमें मौजूद फैट्स जो हैं एयर के कांटेक्ट में आते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन होती है जिसके कारण स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाती है, बल्कि मैं आपको बोलूँ बैड स्मेल, बैड टेस्ट, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रेंसिडिटी एंड दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। बट वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी टू। आपने, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आप बाजार से स्नैक्स खरीदते हैं, वो फूले हुए पैकेट्स होते हैं जिसमें चिप्स तो कम होती है और गैस ज़्यादा होती है। और कौन सी गैसेस हो सकती हैं? वो एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं। बेसिकली ज़्यादातर नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा BHA और BHT का भी यूज़ किया जाता है। BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल और BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स की एडिशन जो है वो स्लो कर देती है रेंसिडिटी को। दूसरा मैंने आपको बताया था वैक्यूम पैकिंग। तीसरा मैंने आपको बताया था एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ करना, जो मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा एक और तरीका होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है तो लिमिटेड समय के लिए ही रेंसिडिटी को रोक पाती हैं। और एक और तरीका उनमें से है रेफ्रिजरेशन। सबसे कॉमन हमारे घरों में यूज़ में लाए जाने वाली चीज़ रेफ्रिजरेशन में क्या होता है? ये मेथड सबसे कॉमन मेथड है और इसमें हम अपना फूड स्टफ जो है वो अक्सर रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और वहाँ पर टेम्परेचर लो होने के कारण ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बिल्कुल स्लो हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि होती नहीं है, होती है, पर वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा, रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में पढ़ा।